Good afternoon, students. Today I'll be discussing Indian economics because in macroeconomics we are finished 2 units. मतलब 6 chapters we already finished. Now the second part B, Indian economics. So first of all, I discuss whatever you should learn from this book, Indian economics book. Number 1 is the development experience 1947 to 1990. So this is the one phase before independence and after independence. So the before independence means the before 1947 and after independence 1947. So 47 से 1990 तक one phase that we should learn development experience. After independence, our country also getting continuously development experience, क्योंकि 1947 उस टाइम में हम लोग का क्या हुआ था, फ्रीडम नहीं था, इंडियन इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था. तो आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसे क्योंकि हम लोग जब ये 1947 से 90 तक का पीरियड का जो कुछ इकोनॉमिक, क्योंकि हम लोग का क्या पढ़ना है इकोनॉमिक रिलेटेड, तो वो क्या था, क्या कंडीशन था, क्या हुआ था, ये पढ़ना है. तो एक फेज ऐसे है, ठीक है. उसके बाद जब 1919 आया, 1991 आया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुआ, वो दूसरा फेज हो गया. वो हो गया तुम्हारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब कुछ. तो फर्स्ट चैप्टर जो है, इसको जो चैप्टर 1 यूनिट क्या है, ये बुक में एक बुक में अलग अलग है. कोई गर्ग का बुक में यूनिट 4 है, टी.आर. जैन का बुक में 6 है. तो एक्चुअली टॉपिक क्या है, तो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, वो दूसरा फेज हो गया. तो ये फेज से हम लोग को क्या बोलना है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. जब से इंडिपेंडेंस हुआ था, ऑन द ईव ऑफ, तो टॉपिक क्या हुआ, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. तो लेट्स वी स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम लोग का इंडिपेंडेंस हुआ था, उसका जो पहले हिस्ट्री क्या है, देखो कुछ पढ़ने का पहले हम लोग का बैकग्राउंड क्या है ये जानना है. जैसे कि हम लोग पूछते हैं ना फैमिली बैकग्राउंड, मतलब क्या पेरेंट्स कौन है, क्या है, रिलेटिव्स क्या है. तो ऐसे भी इंडियन इकोनॉमिक्स में भी हम लोग जब ये पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि हम लोग शुरू कर रहे हैं इंडिपेंडेंस से, लेकिन उसका हिस्ट्री, पहले का हिस्ट्री हम लोग को जानना चाहिए, ठीक है. तो इसलिए उस टाइम में क्या था, बिफोर इंडिपेंडेंस का मतलब क्या था, अंडर ब्रिटिश रूल. तब ब्रिटिश ने, वो ब्रिटिश क्या था, रूलर था, ठीक है. कंट्री हम लोग का था, लेकिन जो ब्रिटिश है वो रूलर था. तो ऑब्वियसली क्या हुआ, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर. जो एक्सप्लॉयटेशन होगा, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, डेमोग्राफिक प्रोफाइल अंडर ब्रिटिश रूल एंड फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल, ये था बिफोर
जो इंडिपेंडेंस का पहले क्या था, पूरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन, क्या एग्रीकल्चरल सेक्टर में एक्सप्लॉयटेशन, फॉरेन ट्रेड में एक्सप्लॉयटेशन। तो आफ्टर, तो ये हो गया बिफोर। तो बिफोर में क्या था, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, डेमोग्राफिक प्रोफाइल अंडर ब्रिटिश रूल एंड फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल। ये बिफोर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस देखो, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, उस टाइम में क्या था जब इंडिपेंडेंस हुआ। मतलब हम लोग का जो कंट्री, हम लोग का जो आया हम लोग का हाथों में, हाँ, रूल करने के लिए, तो उस टाइम में क्या था। तो हम लोग पढ़ेंगे उस टाइम में एग्रीकल्चरल सेक्टर क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स और द फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देखेंगे, जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल। मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस क्या हुआ था, तो उस टाइम में क्या था, हम लोग का सबको पता है सिस्टम क्या था, जमींदारी सिस्टम। तो जमींदार वेर डिक्लेयर्ड ओनर्स ऑफ द सॉइल, उन लोग ही जमीन का मालिक है, ओनर्स ऑफ द सॉइल। तो इन लोग क्या करते थे, दे एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम टीलर्स। टीलर्स का मतलब है जो कॉलोनियल ओनर्स था, लेबर था, तो उसके पास से पैसा लेता था, एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम टीलर्स टू ऑर्डर टू डिपोजिट लैंड रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट तब कौन था, तब तो गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट था। तो ये लैंड रेवेन्यू, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड रेवेन्यू देने के लिए इन लोग क्या करते थे, दे एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम टीलर्स, जैसे भी हो उसके पास से ज़्यादा पैसा लेके, हाँ, लैंड रेवेन्यू टू गवर्नमेंट को देना है। जो टीलर मतलब ये लेबर है, द टीलर मतलब, टीलर का मतलब एक्चुअल कल्टीवेटर और द ओनर्स, जो फार्मर है, एक्चुअल है, जिसका जमीन का मालिक है, ओनर ऑफ द सॉइल, वो कौन था, वो टीलर था। वेयर दैट टाइम्स ऑल्सो द टीलर्स वेर लाइव विद द रेयर अमाउंट ऑफ देयर लिविंग। जो कंडीशन इतना हालत ख़राब था, उन लोग क्या है, ओनर है, लेकिन उन लोग का भी बहुत, क्योंकि फोर्सफुली उन लोग का पास से पैसा लेके लैंड रेवेन्यू जो सिस्टम हुआ था, हाँ, तो वो देना पड़ता था। हम लोग जो रेवेन्यू, हम लोग जैसे कि टैक्स देता है, तो वो लैंड के लिए जो रेवेन्यू बोलता है, तो वो देने के लिए इन लोग को फोर्स करता था। ऑन द अदर साइड, जमींदार और द गवर्नमेंट मेड नो इन्वेस्टमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। क्योंकि हम लोग को जो गवर्नमेंट का एक क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट का फंक्शंस होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो वो जो जमींदार जो है, जो ओनर ऑफ द सॉइल, ये कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं था इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, नहीं तो गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया, नहीं तो जमींदार। क्योंकि इन लोग अपना जो कुछ करने के लिए इन लोग को डिप्राइव करके उन लोग कुछ करेंगे, ये इन लोग का मोटिव था। दैट इज़ वाई द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चरल डिटोरिएट। ये जो कारण है, डिटोरेशन का कारण है ये। एक तो पहले क्या था, बिफोर इंडिपेंडेंस जो डिक्लेयर किया, जमींदारी क्या है, सॉइल, ओनर ऑफ द सॉइल, and they extract money from tillers to order to deposit land revenue to the government. And next जो the actual owner है, इन लोग का लाइफ का सिचुएशन इज
बहुत ही खराब था हालत। हाँ, ऑन द अदर हैंड जमींदार और द गवर्नमेंट मेड नो इन्वेस्टमेंट। ये इन लोग जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कोई इन्वेस्टमेंट, उन लोग का तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ था। दैट इज़ वाई द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर डिटोरिएट। तो अभी पता चला जब क्यों डिटोरिएट हुआ था। तो अगर हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर का जब फीचर्स पढ़ेंगे जो आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो पहले का तो हिस्ट्री जानना चाहिए, इसलिए हम लोग ये डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट इज द मेन रीज़न। ये जो स्टैग्नेंट हुआ, स्टैग्नेंट का मतलब इसका जो क्या बोलता है, स्टैग हो गया, स्टैग्नेंट हो गया, मतलब अच्छा भी नहीं हो रहा है और उतना ख़राब भी नहीं हो रहा है, डायनामिक नहीं है। ठीक है, तो उसका क्या रीज़न था हम लोग ये भी आज डिस्कस करेंगे। लैंड सेटलमेंट सिस्टम, वन इज़ द क्या है, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। commercialization of agriculture. Commercialization of agriculture means the production crops for sale in the market rather than for self consumption. जो टीलर मतलब फार्मर है वो क्या होता है, उसका जो एग्रीकल्चरल क्रॉप खाने के लिए जो राइस, हाँ, जो सीरियल्स, जो अदर्स होता है, उसी से ज़्यादा इन लोग का इंटरेस्ट कहाँ पे थे, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। वो जो क्रॉप्स को कमर्शियलाइजेशन मतलब वो मार्केटिंग करना, बाजार में सेल करना, बेचना। तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट रेदर देन द सेल्फ कंजम्पशन। क्योंकि फार्मर ना तब उस टाइम में क्या था, फार्मर ना वो जो कल्टिवेट करने के बाद कुछ अपनों के लिए रखता है, उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ कंजम्पशन। तो सेल्फ कंजम्पशन से इन लोग ज़्यादा मार्केटिंग का मतलब कमर्शियलाइजेशन, मार्केटिंग हो रहा था इसलिए कमर्शियलाइजेशन हुआ, कमर्शियलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट था। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल फार्मर्स वर गिवन हायर प्राइस फॉर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स लाइक कॉटन और जूट। जैसे जिसमें राइस प्रोडक्शन करना और जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स है वो प्रोडक्शन करने से इन लोग का क्या होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए क्या हुआ था, ये ब्रिटिश पीरियड में क्यों इतना ख़राब हुआ था, क्यों स्टैग्नेंट हुआ था, हम लोग आज ये डिस्कस करेंगे क्यों स्टैग्नेंट हुआ है। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द फार्मर्स वर गिवन हायर प्राइस, तो वो पैसा ज़्यादा देता है। तो एक्चुअली जो कंडीशन क्या था, फार्मर का कंडीशन मतलब टीलर का जो कंडीशन है वो उतना अच्छा नहीं था। तो इसलिए इन क्या क्या किया, ये एक इन लोग का ट्रिक्स है। क्योंकि एक जो कैश क्रॉप्स प्रोड्यूसिंग, ज़्यादा से कैश क्रॉप्स के जो बाज़ार में जिससे बेचने के लिए ज़्यादा दाम मिलता है, पैसा ज़्यादा मिलता है, तो कॉटन और जूट था। तो इधर से ब्रिटिश का मोटिव क्या था, जो इंडिया का हर चीज़ जो प्रोडक्शन के बाद वो इंडिया में नहीं रहे, वो ब्रिटेन में जाए। ठीक है, क्योंकि उस टाइम में ब्रिटेन में कॉटन और जूट का, क्योंकि उधर तो प्रोडक्शन नहीं होता था, तो इसलिए वो उसका बहुत हाई डिमांड है। तो इसलिए इन लोग का भी जो कैश क्रॉप्स ज़्यादा पैसा दे के वो क्या है, इधर से ब्रिटेन में चला जाता। हाँ, इधर से एक्सपोर्ट ब्रिटेन में होता था। ब्रिटिश रूल प्रोमोटेड शिफ्टिंग ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स। तो ये जो कैश जो फूड क्रॉप्स है मतलब एग्रीकल्चरल क्रॉप्स का अंडर में ये जो फूड क्रॉप्स है, जैसे मैंने बोला कि सीरियल्स, राइस, ये सब जो है ये से ज़्यादा शिफ्ट कहाँ गया, तो कैश क्रॉप्स में ज़्यादा गया। जो जूट, कॉटन, ये सब है, टोबैको, ये सब में ज़्यादा गया था। तो ये है मेन रीज़न ऑफ द स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर। क्यों इम्प्रूव नहीं हुआ, जैसे था वैसे ही था और उसका डिटोरिएट हुआ। तो एक है लैंड सेटलमेंट सिस्टम भी अच्छा नहीं था,
कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल, मतलब क्या है? कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल मीन्स द प्रोडक्शन क्रॉप्स फॉर सेल, production crops for sale in the market rather than the for self consumption. अगर कौन सा सेल्फ कंजम्पशन के लिए तो क्या कैश क्रॉप चाहिए? जूट और सोचो कि टोबैको और कॉटन, ये प्रोडक्शन करके इन लोग का पेट भरेगा क्या? तो इन लोग का क्या चाहिए? राइस चाहिए, सीरियल्स चाहिए। तो ये सब नहीं करके क्या करता था ये? सेल्फ कंजम्पशन तब भी होगा जब फूड क्रॉप्स होगा। तो मतलब कमर्शलाइजेशन हो गया था, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्शन कम हो गया। हाँ, कौन सा प्रोडक्शन? मतलब जैसे कि फूड क्रॉप्स कम हो गया, फूड क्रॉप्स कम हो गया और कैश क्रॉप्स ज़्यादा। ब्रिटिश रूल प्रोमोटेड शिफ्टिंग, तब ये शिफ्टिंग किया क्या? फूड क्रॉप से कैश क्रॉप्स। पहले हम लोग का इधर फूड क्रॉप्स ज़्यादा होता था, इसलिए खाने के लिए कोई चिंता, कोई कुछ नहीं था। अभी फूड क्रॉप्स कम हो गया, तब उस टाइम में, अभी का मतलब उस टाइम में, एट द पीरियड ऑफ बिफोर इंडिपेंडेंस, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी जो होता है लो लेवल, ये तो जमींदार इन्वेस्ट नहीं करता था उस टाइम में, एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट दे वर नॉट इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट मनी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। इसलिए क्या हुआ था? लो प्रोडक्टिविटी, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। क्यों? लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था। अगर अच्छा ये चाहिए, इरिगेशन के लिए अच्छा फैसिलिटी चाहिए, टेक्नोलॉजी अच्छा चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, ये सब कैसे आएगा अगर इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ? तो इसलिए क्या होता था उस टाइम में? लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, एंड नेग्लिजिबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र का उतना यूज़, अच्छी तरह से यूज़ नहीं होता था। जैसे कि हम लोग का पद में ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था एंड रिजल्टेड इन लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। ये सब जो रीज़न है, क्या है? लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ एंड नेग्लिजिबल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी रिजल्टेड इन लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। ठीक है? एंड द स्केयरसिटी, ये सब क्यों हुआ? स्केयरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ तो कैसे ये प्रोडक्टिविटी हाई होगा? ठीक है, तो आज हम लोग से क्या डिस्कस किया? ओनली द एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो ये क्या है? कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। मतलब हम लोग अभी आफ्टर इंडिपेंडेंस नहीं पढ़ा, हम लोग बिफोर इंडिपेंडेंस पढ़ा, इसलिए बोला इंडियन इकोनॉमी ऑन द एब ऑफ इंडिपेंडेंस, उसका पहले हम लोग पढ़ा था। ठीक है, तो ओके, थैंक यू फॉर ऑल एंड दैट मच फॉर टुडे। टुमारो I'll discuss that is the exploitation of industrial sector। ये एकदम स्टोरी का, ये एक बार तुम लोग इसमें कुछ हार्ड कुछ भी नहीं है, जैसे हिस्ट्री है, ये वन ऑफ द क्या है? हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, इसलिए इसको बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। ठीक है, ओके, थैंक यू।